तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये दोनों आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप देख लें। नेक्स्ट जरा सा मैं ये आता हूँ मैट्रिक्स पे। तो देखिए ये मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो मैट्रिक्स आप जानते हैं जहाँ पे रोज और कॉलम को अरेंज किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला रो मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम 1 होने चाहिए। तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स सारे एलिमेंट ही जीरो होने चाहिए। और इसे आप इन्हीं फॉर्म में याद रखेंगे क्योंकि एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं इस टाइप से ही आपको दिए जाते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है m=1, m मतलब रो को, n मतलब कॉलम को। उसके बाद आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए, m रो को दिखाता है, n कॉलम को। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा दोस्तों कि नॉन होंगे ना, जीरो होंगे। मतलब जहाँ ए आई जे जीरो होगा, कहाँ, जहाँ आई और जे बराबर नहीं होंगे, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स में ए आई जे का मतलब होता है आई और जे बराबर है, तब वो डायगोनल होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, फिर से नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स ना सेम होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ए आई जे क्या है, सब जगह लेमडा ही है, और यहाँ पे दिया गया है जहाँ आई इक्वल टू जे है। तो सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे और नॉन डायगोनल जीरो होंगे। उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स में। तो कोई सबसे पहले किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होंगे और नॉन डायगोनल सारे 0 होंगे। ध्यान दीजिए ये ए आई जे जीरो कहाँ है, जहाँ आई और जे बराबर नहीं है। जहाँ आई और जे बराबर होते हैं वो डायगोनल होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। तो ये मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी थे, और आगे चलते हैं, भी और भी प्रॉपर्टी हमें मिलेंगे। ये प्रॉपर्टी जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हाँ ये भी बेहतरीन है आपका। यहाँ पे क्या है आपका, देख लीजिए ये जो प्रॉपर्टी है आपका कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तब ए पे पावर m और ए पे पावर n ए टू द पावर m प्लस n के इक्वल होंगे, और ए टू द पावर m का होल n ए टू द पावर mn ये मैट्रिक्स स्क्वायर हो तभी ये संभव है। तो ये बेहतरीन सा प्रॉपर्टी है, इसे भी ध्यान रखिए। उसके बाद इफ़ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। दोस्तों कोई मैट्रिक्स जब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होता है, तो आप जानते हो जब ये नॉन सिंगुलर हो, मतलब सॉरी जब ये सिंगुलर हो, मतलब कि इसके डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे ये सेकंड प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान दीजिए। ए इनवर्स ए टू द पावर माइनस m का मतलब है ए इनवर्स पे पावर m। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखें। नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जानते क्या है कि आप इसमें रो को कॉलम बना देते हो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। तो ट्रांसपोज जब भी आप बनाते हो, तो अगर कोई मैट्रिक्स आपका ए आई जे है तो ए आई जे एम बाई एन का है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी बी आई जे में, जहाँ एन बाई एम का हो जाएगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो में। दोस्तों कभी कभी इसे ना बी आई जे के जगह आपका ए जो है जे आई भी दिया जाए तो सेम बात है। तो ये आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो, ए आई जे सॉरी ए ट्रांसपोज इक्वल टू आप लिख सकते हो बी आई जे एम बाई एन, या फिर ए जे आई ही लिखा जाए तो भी बेहतर, तो भी सही है आपका, लेकिन ये एन बाई एम हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसपोज से रिलेटेड ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल। आप किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालें, या फिर स्केलर या ट्रांसपोज निकाल के स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे, बात बराबर होंगे। रिवर्सल रूल ऑफ ट्रांसपोजेज क्या कहते हैं, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होंगे। और यहाँ पे किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का इन्वर्स सभी समान होते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे रिवर्सल रूल ऑफ ट्रांसपोजेज इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम लोग रिवर्सल रूल ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स का भी देखेंगे और इस रिवर्सल ऑफ एडजॉइंट भी देखेंगे। मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए बी जो होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होगा। फिर ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये सारी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे।
यहाँ पे अब देखिए एडजॉइंट आ ही गया और इसी में रिवर्सल रूल ऑफ एडजॉइंट की बात कर रहा था। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है। अब और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, तो इसे ध्यान देंगे। तो ये क्या है आपका ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ए इंटू ए और इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए निकालिए चाहे एडजॉइंट ए इंटू ए निकालिए, बात बराबर है। डिटर्मिनेंट ए इंटू सेम ऑर्डर का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स, इन्वर्स की प्रॉपर्टी, ए और ए मैट्रिक्स का इन्वर्स, चाहे ए इन्वर्स और ए के का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ करता है। उसी तरीके से इन्वर्स का इन्वर्स फिर से इन्वर्स से इन्वर्स सेम मैट्रिक्स हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी निकालते तो यहीं आ जाता, के ए का ट्रांसपोज देख सकते हैं, के इन्वर्स ए इन्वर्स, ए बी का ट्रांसपोज देखिए फिर से आ गया रिवर्सल रूल, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। उसके बाद करा है कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा, इस बात को ध्यान रखिए। मैट्रिक्स इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होगा, मतलब एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स होगा, नहीं तो इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी दो रो को इंटरचेंज किया जाए या दो कॉलम को इंटरचेंज किया जाए तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, मतलब कि अगर पहले से साइन पॉजिटिव है तो निगेटिव बन जाएगा और निगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाए। फिर ये पहला बात था। दूसरा बात इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर कोई पूरा रो या पूरा कॉलम ही जीरो बन जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। कह रहे हैं कि तीसरा कहा जाएगा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट को किसी कांस्टेंट से किसी रॉ को किसी मल्टीप्लाई कर दे, किसी एक रॉ को, तो पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू ना के टाइम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट मैंने रिलेशन फंक्शन से इसको शामिल किया है, कंटिन्यूटी से है। कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लेकिन हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। और फिर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल का सवाल ही नहीं आता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब जरा सा डेरिवेटिव के इन्हें आप देखते रहो कि कैसे, इन पे मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा ही नहीं, काफ़ी क्लास में हो चुके डिस्कशन। तो आप देख सकते हो कि एक्स पे पावर एन का एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, लॉग एक्स सॉरी ए टू द पावर एक्स का ये ध्यान दीजिएगा, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी साइन एक्स का 1/x, लॉग एक्स का 1/x सॉरी लॉग एक्स का 1/x, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, जो भी डेरिवेटिव सी से शुरू होते हैं वो माइनस में हुआ करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आपको मिल जाएगा कॉट एक्स कॉसेक एक्स सारे माइनस से, ये सारे जो भी सी से हैं। तो और इन्वर्स में आप ये देखोगे कि जो साइन इन्वर्स एक्स का है वही आपका कॉस इन्वर्स एक्स का ही होता है, केवल एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो साइन इन्वर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इन्वर्स एक्स का -1/√1 माइनस स्क्वायर। आप इन्हें देखें, पैटर्न समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस है, इनका भी आप केयर करें कि कैसे ये जो आपको डेरिवेटिव में हेल्प करते हैं। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जहाँ आप ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम या मिनिमम निकालते हैं तो हमें क्रिटिकल पॉइंट का जरूरत पड़ता है। क्रिटिकल पॉइंट वे पॉइंट है जहाँ dy/dx क्या होते हैं, जीरो होते हैं या फिर अनडिफाइंड होते हैं। चलिए कोई फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कब होता है, फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा जब dy/dx ग्रेटर और इक्वल देन जीरो होगा। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए क्या है आपका, मेरा f/dx मतलब सॉरी dy/dx लेस और इक्वल देन जीरो होने चाहिए। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब आपका dy/dx ग्रेटर देन जीरो हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग dy/dx लेस देन जीरो हो। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, यहाँ से MCQ बनते हैं। इंटीग्रेशन का एक बार फिर से फॉर्मूला, मैं यहाँ पे फिर से ज़्यादा समय दूंगा नहीं आपको, मैं आगे बढ़ूँगा। ये सब आपके ये इम्पोर्टेंट है। फिर से ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, फिर आपका टेन एक्स का लॉग सेक एक्स, सेक एक्स का आप देख पाएंगे लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, या फिर आप लॉग 10 π/4 प्लस x/2
भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ये cosec x का अब देखें इंटीग्रेशन हमने काफ़ी क्लास में इन सबको कर लिया। आप यहाँ से देख लो सम स्पेशल्स के जो है यहाँ पे मैं इनको बताता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2a लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। इन्हें आप कैसे याद रखेंगे, इन्हें मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है। आप सेम ऑर्डर में यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आप सेम ऑर्डर में आप यहाँ लिखेंगे, ऊपर में x माइनस ए, नीचे में x प्लस अब मैं ठीक से इन्हें डिस्कस कर देता हूँ। आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है यहाँ पे, तो जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है आप उसी ऑर्डर में पहले एक्स ए और एक्स ए लिख दें। अब साइन की शुरुआत करें, ए का पहले का साइन देखिए, ए का पहले माइनस है तो ऊपर माइनस लगा लें, नीचे प्लस लगा लें। ठीक वैसे ही आप दूसरे के लिए इसे भी फॉलो कर लें। उसके बाद 1/√ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप देख लें, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। उसी तरीके से √एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस √एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सारी बातें। और ये तीन और ये तीनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट थे। 9 ये जो है आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके देंगे। तो आप अगर इसका देखोगे तो ये हाफ पार्ट देखिए, ये जो आपके पोर्शन है आप ध्यान दीजिए, ये आप पीछे वाले टाइप में भी इन दोनों का ये यहाँ जो है ये दोनों पोर्शन आप पीछे वाले सेक्शन में भी कर चुके हो, और ये सेम वैसा ही रहता है। तो आप इसे ध्यान दें, इसे समझने की कोशिश करें। डेफिनेट इंटीग्रल के रूल यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला रूल क्या कहता है कि आप देखिए, ये पहला रूल कहता है कि डेफिनेट इंटीग्रल के वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, वेरिएबल एक्स रहे टी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन को। हाँ, दूसरा कहता है कि अगर आप लिमिट को उलट रहे हो, जैसे देख लीजिए कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया गया और यहाँ लोअर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, निगेटिव हो गया। उसके बाद आप इन्हें ना इन्फिनाइट सम के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ए से बी आप चलिएगा तो ये क्या ए से बी जाना है आपको, आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग ए से सी जा सकते हैं, सी से बी जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका 0 to a एफ एक्स डी एक्स क्या होगा आपका 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। और अगर ये माइनस ए टू ए जाए, ध्यान रहे अगर ये माइनस ए टू ए जाए तो ये आपका ये फंक्शन जो है, अगर फंक्शन ऑड फंक्शन होता है तो आंसर 0, और फंक्शन इवन होता है तो आपका आंसर आप ये दीजिए। तब आप इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिएगा, 2/0 to a एफ एक्स डी एक्स। दोस्तों इवन और ऑड फंक्शन अगर आप जानते हो कि इवन फंक्शन इवन कब होता है, जब आप एक्स के जगह ना माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट करो और फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़े, एफ एक्स ही मिले तो फंक्शन इवन कहलाता है। और एक्स के जगह माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करो और फंक्शन आपका माइनस ऑफ एफ एक्स बन जाए तो समझ जाना कि फंक्शन ऑड है। चलिए नेक्स्ट, फिर से 0 to 2a, फिर से आप देख पाइएगा 0 to 2a एफ एक्स, ये 0 भी बनेगा और ये आपका इंटीग्रल 0 to a 2/0 to a एफ एक्स भी बनेगा। तो ये कब, जब आपका एफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स बन जाए तो 0, और नहीं तो ये आपका 2/0 to a एफ एक्स डी एक्स बनेगा। ये रूल्स भी कुछ इम्पोर्टेंट है तो इन्हें भी ज़रा आप ध्यान देंगे, ये सारे रूल्स। चलिए ये देख लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी है आपका इस बार के मॉडल सेट में ये आपको सम्मिलित किया गया था। डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई एक्स टाइम्स ऑफ डी वाई प्लस वाई टाइम्स ऑफ डी एक्स है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। और इस तरीके से डिवीजन में रहे तो आप देख लीजिए डिवीजन में एक्स टाइम्स ऑफ डी वाई माइनस वाई टाइम्स ऑफ डी एक्स वाई स्क्वायर बस डिफ्रेंशिएट किए गए हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पहला और दूसरा आप ध्यान रखें। एंगल बिटवीन टू लाइन्स,
अगर देख लीजिए यहाँ पे टू प्लेन्स, सॉरी एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में क्या है आपका कि ये दो प्लेन दिया गया है आपका, आप देख पाइएगा दो प्लेन यहाँ पे, पहला प्लेन और दूसरा प्लेन, तो दोनों के बीच का एंगल देख लीजिए। एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पे देख लीजिए आप A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बाई रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, यहाँ से MCQ बनते हैं और बहुत अच्छे MCQ बनते हैं कि प्लेन जो होंगे आपके परपेंडिकुलर कब होंगे, तो यहाँ से MCQ और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्लेन आपके परपेंडिकुलर कब होंगे, जब A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 क्या हो, 0 हो। और प्लेन्स पैरेलल कब होंगे, जब ये आपके प्रोपोर्शनल हो। A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, तो ये आपके है। उसके बाद लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम XYZ, देख लीजिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम XYZ ऑन एनी प्लेन x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, आप इस टाइप से दे सकते हो। A1, ये ध्यान है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इन्हें शामिल किया है। A1x प्लस B1y प्लस C1 सॉरी AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D बाई रूट अंडर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। चलिए, ये वेक्टर से है आपका, देखिए वेक्टर्स को कंपोनेंट के फॉर्म में यहाँ पे डाला गया है कि 2 वेक्टर, यहाँ पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में है, तो A डॉट भी AB कॉस थीटा होता है, और A डॉट भी हम सामने सामने मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपका कंपोनेंट के फॉर्म में दिया रहे। कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ से आप निकाल सकते हैं A डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। A डॉट बी 0 होगा 3 कंडीशन में, अगर A 0 हो, B 0 हो, या फिर दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। ये इंपॉर्टेंट सा है कि कई बार पूछा जाते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, तो उनके बीच का एंगल 90 हो जाएगा, क्योंकि A डॉट बी AB कॉस थीटा होगा, थीटा का वैल्यू 90 डालिए, कॉस 90 0, मतलब खेल खत्म। A क्रॉस B AB साइन थीटा n कैप, मतलब n कैप क्या होता है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है। चलिए, ए वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा हुआ करेगा, ध्यान रहे, और इनको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों, मैंने सबसे पहले इनको देख लेते हैं। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है जो आपके सिलेबस में है नहीं, तो इन्हें डिस्कस हम करेंगे नहीं। यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपके सिलेबस का है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी आप समझ सकते हैं कि मैंने ये भी डिटर्मिनेंट से हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और ये आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए बी सी को प्लेनर कब होंगे, जब इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो। ये बॉक्स प्रोडक्ट है आपका, ये पीछे वाला, तो यही बॉक्स प्रोडक्ट है। तो अगर ए बी सी को प्लेनर दिखाने के लिए कहे तो आप उनको दिखाओ कि इनके बॉक्स प्रोडक्ट 0 होंगे। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको निकालना है तो क्या करना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए होंगे तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उनके मैग्नीट्यूड को निकालिए, ए बी साइन थीटा को। या फिर सॉरी, ए बी साइन थीटा की जरूरत भी नहीं है, अगर थीटा नहीं, अगर थीटा दिया रहे पैरेललोग्राम में, थीटा दिया रहेगा तो ए बी साइन थीटा से कैलकुलेट करेंगे, और कंपोनेंट के फॉर्म में दिया रहे तो ये। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट बाई 2। नेक्स्ट जो है वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड है, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड, ये आपका बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ठीक, उसके बाद का बात क्या है कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, और ये 3 वेक्टर ए बी सी के लिए यह होगा। आप इसके साइक्लिक ऑर्डर में जैसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, सारे बात बराबर होंगे। और दोस्तों, मैंने